किस तरीके की कोशिश यूएस की आपको लगती है? क्या जो रिश्तों में खटास आई, जो ठंडापन देखने को मिला, वो रीसेट करने की कोशिश यूएस इस वक्त कर रहा है मार्को रूबियो के इस दौरे के साथ? और आपने सुना भी होगा रूबियो ने जो अभी कहा, कैसे हम टाइज को और स्ट्रेंथन करेंगे और उसके लिए हम अपना दिल खोल दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है, एक भाव है कहने का। क्या लगता है आपको, व्हाट इज बिहाइंड? नमस्कार पूर्णिमा जी, नमस्कार। हमारे सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार। आपने जो 4 प्रश्न किए हैं बड़े रेलेवेंट प्रश्न हैं। आपने पूरी जो निचोड़ के उन प्रश्नों को बनाया है। अब देखिए, सबसे पहले 98 में जब हमारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए थे, उस समय अमेरिका और कुछ और देशों ने पूरी सैंक्शन लगा दी थी। फिर धीरे धीरे उसके बाद हमारे रिश्ते प्रगाढ़ होते गए, कुछ समय लगा, लेकिन 2025 तक हमारे रिश्ते काफी प्रगाढ़ थे। और 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब वापस आया तो आशा यही थी कि बहुत प्रगाढ़ होंगे। उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस इंडिया आए अपनी इंडियन ओरिजिन की पत्नी को लेके, और काफ़ी अच्छी मीटिंग्स रही। लेकिन जब जून 2025 में G7 का समिट हुआ कनाडा में, उसके बाद से रिश्तों में खटास आना शुरू हो गया। सबसे पहले तो ट्रंप साहब ने आसिम मुनीर, जो पहलगांव के हमले का आर्किटेक्ट था, उसको वहां बुला के व्हाइट हाउस में उसको लंच खिलाया। उसके बाद हमारे ऊपर 50% एडिशनल ड्यूटी लगा दी, क्योंकि हम जो हैं वो रसिया से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, और किसी देश पे नहीं लगाई, सिर्फ भारत पे लगाए। और उसके बाद कुछ वीजा जो रूल्स हैं उनमें अमेंडमेंट डाला, जिससे हमारे जो बच्चे वहां जाते हैं उनको काम करने में और वर्क वीजा लेने में दिक्कत होती रही। तो ऐसी कुछ अड़चने आई हैं। और उसके बाद जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस आया है, उसमें भी भारत को पूरी तरह से कंसल्ट नहीं किया गया। तो इन सब चीजों को देखते हुए थोड़ा सा खटास हमारे रिश्तों में जरूर आया है, लेकिन हमारे रिश्ते बहुआयामी हैं। देखिए, हमारी बहुत बड़ा डायस्पोरा वहां पे, हमारा ट्रेड करीब करीब 115-120 बिलियन यूएस डॉलर का है। हमारे यहाँ डिफेंस कोलेबोरेशन काफी है, स्पेस में बहुत कोलेबोरेशन है, ऑटोमिक एनर्जी सेक्टर का एक बड़ा डेलीगेशन अभी इनके साथ आया है, रूबियो के साथ। वो डिटेल में बात कर रहा है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कि किस तरह से कोलेबोरेशन को आगे बढ़ाएं। तो बहुत आयाम है हमारे रिलेशंस के, और उन आयाम को वापस पटरी पे लाना बहुत जरूरी था। और इसीलिए मार्को रूबियो यहाँ आए हैं। उनको पता है कि भारत थोड़ा नाराज है, और उन्होंने ट्रंप साहब की जो चीन यात्रा है उसको भी देखा। चीन में जो उन्होंने देखा कि चीन उनके सामने झुकने वाला नहीं है, तो ये देखा कि भारत को साथ लेके ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसीलिए वो क्वाड की मीटिंग में आए हैं। क्वाड का मेन पर्पज ये है कि चीन की जो विस्तारवाद की नीति है साउथ चाइना सी में, उसको कंट्रोल में लाया जाए। तो इन सब चीजों को समझते हुए अमेरिका ने ये सोचा है कि जो हमने रिश्तों में खटास पैदा किया है उसको वापस रिपेयर किया जाए और पटरी पे लाया जाए। और इसीलिए वो यहाँ पे आए हैं। बहुआयामी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री जी से 1 घंटे की मीटिंग हुई है। मेरे को लगता है सभी विषयों पे बात हुई होगी। और आज जयशंकर जी के साथ मीटिंग होगी, उसमें भी सारे मुद्दे जो उठाए जाएंगे, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी हो, चाहे वो वेस्ट एशिया क्राइसिस हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो, और क्वाड का तो अलग से मंडे को पूरा डेलीगेशन 4 मंत्रियों की मीटिंग होगी। तो मेरा मानना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, और इस मीटिंग से बाद जो है हमारे रिश्तों को वापस पटरी पे लाया जाएगा। और इन्होंने ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया है कि आप आइए। उसकी संभावना यह है कि सितंबर में यूएनजीए के सेशन में प्रधानमंत्री जाएं तो न्यूयॉर्क में शायद उनके साथ एक मीटिंग हो सकती है। लेकिन उसके पहले एक मीटिंग ये भी होगी फ्रांस में, क्योंकि G7 का समिट फ्रांस में, उन्होंने जहाँ प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण मिला है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी और ट्रंप वहां आपस में मिलें। सो मार्को रूबियो बेसिकली हैज स्टार्टेड विद अ गुड नोट। आगे जितनी मुलाकातें हो वो बड़ी सुगम रहे। लेकिन अजिताभ सर, आपको क्या लगता है? पहले तो दीप्ति जी, आपका भी मैं स्वागत कर देती हूँ। इकोनॉमिस्ट के तौर पर दीप्ति जी ने हमें ज्वाइन इन किया। दीप्ति जी वेलकम। अजिताभ सर, आपको क्या लगता है कि बीजिंग की आक्रामकता की वजह से वॉशिंगटन दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचा है? और जो हम आम भाषा में कहते हैं, यहाँ पर खाना कितना ठंडा खाने की जरूरत है? गरम गरम खा लिया तो मुंह ना जल जाए। देखिए पूर्णिमा जी, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आपका है। और जो स्थिति रही है, जिस अनिश्चितता के दौर से अमेरिका और भारत के रिश्ते तलखी में गए हैं,
और अनिश्चितता बनी हुई रही है, उससे निश्चित रूप से उसको पटरी पर लाने का एक ये बहुत बड़ा मौका है। और खासकर विश्व के दो बड़े जो डेमोक्रेसी हैं, लोकतंत्र हैं, उनका तो बहुत सारे मुद्दे कॉमन हैं जिस पे एड्रेस किया जा सकता है और हम एक हैं। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह की नीतियां अपनाई है, खास करके राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की मैं बात करूं, तो बहुत उससे भारत को लॉस हुआ है। भारत की अनदेखी एक तरह से की गई है, चाहे वो इनके कूटनीति हो, इनकी रणनीति हो, इनकी आर्थिक नीति हो, हर जगह देखा जाए। आप ईरान पे सैंक्शन लगाया, ईरान पे सैंक्शन के बाद आप आ जाइए, इन्होंने वेनेजुएला के साथ जिस तरह से ट्रीट किया, रूस पे इन्होंने सैंक्शन लगाया और फिर अल्टीमेट जो हाइट कहते हैं वो हॉर्मुज की क्राइसिस कर दी। तो भारत को तो कहीं का नहीं छोड़ा। ऊर्जा संकट के मामले में इसकी पूरी की पूरी थर्ड वर्ल्ड की, ग्लोबल साउथ की अनदेखी की गई। और उसके अलावा भी बहुत सारे हमारी इकोनॉमी पे जिस तरह का कटाक्ष उन्होंने किया, डेड इकोनॉमी की बात की। तो ये सारे मुद्दे, वीज़ा का जो इशूज हैं, जो इंडियंस के प्रवासी भारतीयों का मुद्दा है, निश्चित रूप से वहाँ पे, और कमिंग बैक टू क्वाड से ये स्क्वाड की जो ये उछल कूद हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं उन पे एक अविश्वास का माहौल पैदा करता है। इसमें क्लियरिटी हो, एक कॉन्फिडेंस के साथ, म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ अगर ये इंडिया, भारत और अमेरिका आगे बढ़े तो ये विश्व के लिए भी और दोनों देशों के लिए भी और पूरे एक तरह से कहिए हर रिश्तों में अच्छी शुरुआत और अच्छे मुकाम पे पहुंचा जा सकता है। ठीक है। संजीव श्रीवास्तव साहब, यूएस के लिए तो मैं बस अभी इतना ही कह सकती हूँ कि बड़े बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं, लेकिन ये बदले बदले अंदाज की वजह आपको क्या समझ में आती है? क्योंकि एक बात तो भारत ने बहुत क्लियर पहले ही कर दी थी कि हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन यूएस के लिए ये बड़ा मुश्किल है गले उतारने वाली बात, क्योंकि यूएस तो अपनी कैंपिंग खुद ही तय करता है, हम किसके कितना करीब बैठेंगे, कितना दूर बैठेंगे, कब किसको फॉर ग्रांटेड लेंगे, कब किसको ज्यादा तवज्जो देंगे। तो कहाँ क्या वजह रही ये टर्निंग पॉइंट जो यूएस की तरफ से देखने को मिला इस नरम रुख के साथ, और मार्को रूबियो की तरफ से ये कह देना कि भाई वी आर ओपन, वी आर देयर फॉर यू? देखिए पूर्णिमा जी, जो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसमें ये जो अभी आप जो रुख देख रहे हैं ट्रंप प्रशासन का, उसका जो कारण है, ये जो बदले बदले अंदाज हैं, उसका जो कारण ये रियलाइजेशन है कि भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इंडिस्पेंसिबल है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके पीछे स्ट्रेटेजिक लॉजिक है, और वो जो लॉजिक है बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं वो विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं। ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित संबंध है। और जाहिर है कि आज का जो नया भारत है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो बदला हुआ भारत है, वो आज वैश्विक घटनाओं को पेरीफेरी पर बैठ करके देखने में विश्वास नहीं करता, बल्कि जो विश्व की जो चुनौतियां हैं उसमें अपना कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट भी करता है और उन घटनाओं को एक सकारात्मक तरीके से शेप करने की कोशिश, उसके रेजोल्यूशन को, उसके समाधान को निकालने की कोशिश करता है। चाहे वो आतंकवाद की चुनौती हो, चाहे वो वातावरण परिवर्तन का संकट हो, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचा के रखने की बात हो, इंडो पैसिफिक रीजन और अन्य जगहों पर एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाने की बात हो, ग्लोबल कॉमन्स की जो चुनौतियां हैं, स्ट्रेट हॉर्मुज में आप देख ही रहे हैं किस तरीके की डिस्ट्रप्शंस वहां पैदा किए जा रहे हैं। इसी तरीके से जो भी अन्य वैश्विक मुद्दे हैं उस पर भारत आज प्रोएक्टिव एंगेजमेंट करता है। और ये जो भारत की जो लीडरशिप है वो अमेरिका जैसे एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए भी अच्छा संदेश है, अच्छा समाचार है, और जिसको कि राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं। अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने इन संबंधों को लगातार प्रगाढ़ और मजबूत करने का कार्य किया था, लेकिन दूसरे काल में राष्ट्रपति ट्रंप को न जाने क्या सूझा, वो अनेक तरीके की ऐसी नकारात्मक रास्तों पर चल पड़े जिससे कि इन रिश्तों में, भारत और अमेरिका के जो बहुत ही मजबूत रिश्ते हैं और जिनकी की नींव बड़ी मजबूत है, उनमें अनावश्यक तनाव आ गया, जो अननेसेसरी डिस्ट्रप्शंस पैदा करने की कोशिश की गई। और एक जो ट्रंप प्रशासन को गलती ये की कि भारत और अमेरिका के जो बहुआयामी कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको थर्ड प्रिज्म से इवेल्युएट करने की जो कोशिश की गई। भारत और अमेरिका के संबंधों को यदि आप थर्ड प्रिज्म से देखने की कोशिश करेंगे, जाहिर है कि ट्रंप प्रशासन ने इसको रशियन प्रिज्म से देखने की कोशिश की और रशिया के संबंधों को, इन संबंधों में के आधार पर जो भारत के संबंध है उसको अमेरिका के संबंधों में को तोलने की कोशिश की। वो एक बहुत ही गलत अप्रोच था और उसी का परिणाम था कि आपने
25% एडिशनल टैरिफ रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर के भारत के ऊपर इम्पोज कर दिया, जो कि उनको हटाना पड़ा। तो देखिए, ये जो डिस्ट्रप्शंस आए थे, जो तनाव आए थे, वो अभी भी कहीं न कहीं व्याप्त हैं। और अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का रियलाइजेशन है कि भारत जैसे एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र, सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र के साथ, टॉप इकोनॉमी के साथ संबंधों को अगर वो खराब करके चलेंगे तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। और ऐसे में मार्को रूबियो, जो कि यूएस के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप डिप्लोमेट हैं, वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो हैं ही, साथ ही साथ वर्तमान समय में वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की भूमिका में भी हैं। और दोनों बड़ी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं और जाहिर है कि उनकी सलाह को राष्ट्रपति ट्रंप बड़ी गंभीरता के साथ लेते हैं। और यही मार्को रूबियो ने भारत की यात्रा के लिए 4 दिनों का समय रखा है। और उसमें ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, आज जो मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ और उसके साथ फॉरेन मिनिस्टर जो श्री जयशंकर के साथ जो बैठकें होंगी, उसमें दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल इश्यूज हैं, ट्रेड, टैरिफ, डिफेंस, रेयर अर्थ मिनरल, इंडो पैसिफिक रीजन, ईरान क्राइसिस, वेस्ट एशियन क्राइसिस, इन सारे विषयों पर बातचीत होगी। लेकिन इसका एक दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पूर्णिमा जी ये भी है कि क्वाड की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और क्वाड की जो पार्टनरशिप है, क्वाड देखिए अलायंस रिलेशनशिप नहीं है, क्वाड एक पार्टनरशिप है। और इस पार्टनरशिप का जो भविष्य मैं बहुत उज्जवल देखता हूँ। और मार्को रूबियो ने स्वयं इस बात को कहा कि मैं जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना तो मेरी सबसे पहली जो मीटिंग है, मेरी ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद अगर किसी के साथ हुई तो अन्य जो क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ हुई। और ये बात स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन ने 2017 में क्वाड को रिवाइव किया था। ये जो क्वाड का इनिशिएटिव है वो तो शिंजो आबे जो जापान के विजनरी महान नेता थे उनके विजन के साथ लिया गया था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में पहले कार्यकाल में आए तो 2017 में उन्होंने इसको रिवाइव किया और इसकी जो लेवल, समिट का जो लेवल है वो टॉप जो लीडरशिप लेवल का उसको लेकर के गए। तो ये जो क्वाड की पार्टनरशिप हो उसका रियलाइजेशन ट्रंप प्रशासन को अच्छी तरह से है, ये चाइना को के ऊपर लगाम लगाने में कितना महत्वपूर्ण है और इंडो पैसिफिक रीजन में जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने में इसका कितनी महत्ता है। तो मेरा मानना है कि इंडो पैसिफिक रीजन के विषयों को लेकर के भी जो क्वाड की जो बैठक होगी फॉरेन मिनिस्टर की, और उसके बाद ये जो अपकमिंग जो लीडर्स समिट होगी जो भारत में ही होनी है, उसके मार्ग को भी प्रशस्त करेगी। वो ओवरऑल मैं कहता हूँ, आज पता नहीं क्यों लेकिन ऐसे ख्याल मेरे मन में बहुत आ रहे हैं, इसीलिए आई एम जस्ट गोइंग अहेड विद अ सीरियस डिस्कशन एंड ऑन अ लाइटर नोट आल्सो। वो कहते हैं गोपाल सिंह सर कि जब कहीं से दिल टूटता है तो कहीं पर कंधे की जरूरत पड़ती है। मतलब चाइना गए ट्रंप, लेकिन चाइना में जिस तरीके का उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ, और वो सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं था बल्कि यूएस सिटीजन्स के लिए भी था, कि चाइना ने जिस तरीके से ट्रीट संभवतः किया जाना था यूएस को उस तरीके से नहीं किया। बट टॉकिंग अबाउट द डिफेंस पर्सपेक्टिव, प्राइमरीली भारत ने मेक इन इंडिया से लेके स्ट्रैटेजिक टेक पार्टनरशिप कई देशों के साथ की है, और यूएस खास तौर से हथियारों के मामले में हमेशा से अपने आप को राजा मानकर चलता है, और भारत को उसने हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक बायर पर्सपेक्टिव से देखा है। क्या आपको लगता है कि अब जब इन तमाम बातचीत में बहुत सारी ऐसी डील्स होंगी जहां पर भारत को एक डिफेंस सुपर पावर या डिफेंस पार्टनर, स्ट्रॉन्ग पार्टनर के तौर पर यूएस लेने के लिए तैयार है, संभवतः इसीलिए इस डिफेंस पर्सपेक्टिव पर भी बहुत डिटेल्ड चर्चा होगी और संभवतः कुछ समझौते और बातचीत आगे बढ़ती हुई भी नजर आए? पूर्णिमा जी नमस्कार सभी को। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है, ये भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, कि जिस प्रकार से ईरान पर जब युद्ध छेड़ा गया 28 फरवरी के बाद में, अमेरिका चारों तरफ घूमा अपने दोस्तों को मिलाने के लिए और उनके साथ में कोई खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद में भारत से भी इन्होंने अपनी संबंधों को बिगाड़ने में कोशिश की और यानी खटास आई। उस खटास से भारत अपने आप को संभालता रहा और विश्व स्थिति में अपनी पोजीशन को बनाता रहा, चाहे वो कोरोना काल से ले लीजिए या उसके बाद में अब तक जितनी बार भी स्थितियां आई हैं उनमें भारत अपने आप को सुदृढ़ हर तरीके से विश्व के सबके साथ में मिल करके काम करने की कोशिश करता रहा। इसी बीच में लीजिए डिफेंस की जो आप बात करते हैं कि हमारे सामरिक संबंध रशिया से बहुत पहले से रहे हैं, दोस्ती के रहे हैं और अभी भी रहेंगे और आगे तक चलते रहेंगे। लेकिन इसी बीच में क्या हम अमेरिका के साथ में अपनी दोस्ती बढ़ा सकते हैं? कुछ सामान उनसे भी हमें खरीदने की आवश्यकता थी, वो खरीदा भी गया है, अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं या कुछ और चीज़ भी खरीदने की। लेकिन आज आने वाले
यानी पिछले साल हमारा एक्सपोर्ट, मिलिट्री एक्सपोर्ट जो हार्डवेयर का था वो 21,000 करोड़ का था। इस साल 34,600 करोड़ के करीब पहुंच गया है और अगले साल हमारा तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। सिर्फ पहले यही था कि अमेरिका ही एक दादागिरी थी उसकी पूरी हथियार बेचने की, दूसरी जो है युद्ध कराइए और अपने हथियार बेचिए। आज तक अमेरिका के ऊपर कहीं भी किसी भी तरीके से युद्ध नहीं हुआ। जितने बार भी विश्व, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, आपके वियतनाम वॉर ले लिए, कहीं भी ले लिए, बीच में मिडिल ईस्ट में ले लिए, जहाँ पर भी युद्ध हुए हैं वो अमेरिका ने छिड़वाए, करवाए और उसके बाद में अपने हथियारों को 4 चीजें बेचता है अमेरिका की इकोनॉमी है ही डेवलप। ट्रम्प हैज आल्सो लर्नड इट। तो अमेरिका की इकोनॉमी चलती ही 4 चीजों के ऊपर है। नंबर 1 हथियार, दूसरा उनका जो है फार्मास्यूटिकल और ये चीज, तीसरा आईटी और चौथा जो है अपना मिलिट्री हार्डवेयर। बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर सब कुछ है। और उसमें भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत के 54 लाख वर्कर्स कहिए या टेक्निकल जो हैं वो वहाँ पर हैं, जिसमें से 27% तो उनके यानी नासा के अंदर हैं और उसके अलावा तकरीबन 8 कंपनी जो उनके सीईओ भारत के हैं। यदि भारत ने थोड़ी सी भी आंखें ऊपर की तो शायद अमेरिका को बहुत कुछ नीचे झुकना पड़ेगा। लेकिन समझने की बात भारत को, अमेरिका को भी है कि चाइना को कुदा करके भारत के खिलाफ करना या भारत या चाह के अभी चाइना में गए हैं, चाइना में अपनी की सुन करके चुपचाप वापस आ गए। अब कुछ चारों तरफ से नज़ारा नहीं समझ में आ रहा तो भारत को साथ लेना ही पड़ेगा। अब ट्रंप साहब की बात, सबसे बड़ी समस्या यह है कि ट्रंप साहब अभी यहाँ से ये अपने फॉरेन सेक्रेटरी जाएंगे, क्या बताएंगे, क्या बताने के बाद में ट्रंप साहब क्या एक्शन लेंगे उसको देखना बहुत जरूरी है, बशर्ते कि इन बातों के ऊपर चर्चा करना। क्योंकि आज बात यानी 4 दिन के, यानी एक दिन की, यानी 26 तारीख को मीटिंग है, लेकिन 4 दिन पहले आने का बहुत बड़ा मकसद है। इसमें हमारी जितनी सामरिक स्थितियां और खास तौर से आतंकवाद के ऊपर जो भारत बार बार कहता आया है, विश्व में सबसे आगे बार बार कहता है कि आतंकवाद को खत्म करने की आवश्यकता है। और यही बात को लेकर के अमेरिका ने शायद ईरान के ऊपर लड़ाई छेड़ी और उससे और उल्टा हो गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं, केवल पूरे विश्व के अंदर कहिए ये एनर्जी क्राइसिस की है तो अमेरिका ने की है। और इसी वजह से अब आगे आने वाले समय में इनको जरूरत है कि यदि इसको विश्व शांति यदि चाहते हैं या अमेरिका आगे और बढ़ना चाहता है तो भारत का साथ लेना बहुत ही आवश्यक होगा। बट एक बात बड़ी अच्छी जब कही संजीव सर ने जब ये बात कही कि मार्को रूबियो बड़े ट्रस्टेबल पर्सन हैं और उनकी बात को गंभीरता से सुनते हैं ट्रम्प, तो मेरे मन में ख्याल आया कि कम से कम चलिए मार्को रूबियो तो हैं जिनको ट्रम्प गंभीरता से सुनते हैं, क्योंकि अभी तक ये समझना बड़ा मुश्किल है कि ट्रम्प किसकी सुन रहे हैं और किसको कितनी गंभीरता के साथ सुन रहे हैं। पूर्णिमा नाथ जी भी मीनवाइल बीच में ज्वाइन इन कर चुकी है जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। पूर्णिमा नाथ जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ और उससे पहले दीप्ति तनेजा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। भारत और अमेरिका के बीच जितनी भी संभावित बातचीत मार्को रूबियो के इस दौरे के बीच में संभवतः हो सकती है, वो भारत की इकोनॉमी को, भारत के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक कितना बड़ा बूस्ट देगी? और आपको लगता है कि चाइना की +1 स्ट्रैटेजी इस वक्त अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर करिए कि नहीं, अभी हालात संभाल लिए गए तो बहुत ठीक है, वरना आगे दिक्कत हो सकती है और चाइना को काउंटर करना है तो भारत को आप दरकिनार नहीं कर सकते, आप साइड में नहीं रख सकते या फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते फॉर दैट मैटर। बिल्कुल। नमस्कार पूर्णिमा जी, आपको, सभी को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को भी। आपने कहा कि आज आप सीरियस बातों को थोड़े मजाक में कर रहे हो, तो मैं भी उसी के लय में पहले यहाँ से शुरुआत करूंगी कि अपने 1.5 साल के टेन्योर में ट्रंप को ये समझ में आ गया कि इधर भी गए उधर भी गए, लेकिन ना तो खुदा ही मिला ना विसाले सनम, और अब लौट के बुद्धू घर को आए। तो जब उन्होंने देखा कि अभी चाइना गए और चाइना में उनका जो हाल हुआ, तो आपने जो बहुत सुंदर ये बात बोली कि चाइना +1, तो बिल्कुल सबसे ज्यादा इसमें जो म्यूचुअल बेनिफिट है, मैं इस पूरी मार्को रूबियो की विजिट को देख रही हूँ 3 एंगल से, एक एनर्जी, एक सिक्योरिटी और तीसरा टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से अगर शुरुआत करें पूर्णिमा जी, तो टेक्नोलॉजी सबसे पहले चाइना +1 में सेमीकंडक्टर्स को लेके, क्योंकि चाइना ने अपना वहां रुख दिखा दिया और अमेरिका की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है सेमीकंडक्टर्स पर। ताइवान को लेकर भी चाइना ने अपना जो सख्त रुख था वो बिल्कुल ट्रंप को साफ दौर पे बता दिया कि इसमें कोई दखलंदाजी वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो ऐसे में जो इंडिया ने अपना 2021 में सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है, उसके तहत यहाँ पे देखा जाए तो अमेरिकन कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही हैं। टाटा ने ढोलेरा गुजरात में बहुत जो मैसिव इन्वेस्टमेंट की है, बाकी थाईलैंड की भी, जापानीज
कंपनीज भी यहाँ आके बनाना शुरू हो गई हैं। तो ये डेफिनेटली चाइना का जो टेक्नोलॉजी वाला जो एंगल है, जो सेमीकंडक्टर का जो है, तो उसके +1 की तहत भारत को देख रहा है अमेरिका एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन के लिए, ताकि उनकी डिपेंडेंसी जो चाइना पे है वो बहुत ज्यादा एकदम आश्रित ना रहे कि जैसे आज ईरान ने पूरे विश्व का गर्दन दबा दिया है होर्मुज बंद करके, तो कल को चाइना अमेरिका की गर्दन ना दबा दे ये सेमीकंडक्टर की सप्लाई रोक के, जो चाइना ने पहले किया भी था। जब टैरिफ की बात करी थी ट्रंप ने, तो चाइना ने यही धमकी दी थी कि मैं आपके सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई चेन को हैम्पर करूंगा। तो एक तो हो गया ये एंगल। दूसरा है सिक्योरिटी, जिसमें मैं देखती हूँ पाकिस्तान का रोल, कि अगर हम ईरान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पाकिस्तान ने, ट्रंप ने तो पाकिस्तान को इसलिए बैंक अपॉन किया था कि पाकिस्तान को अपना पिट्ठू बना के जो कहना होगा, जो कहलवाना होगा वो कहलवाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने तो दगाबाजी का रोल निभाया। वहां पे ईरान के जो फाइटर प्लेन्स थे वो भी अपने यहाँ पे नूर खान बेस पे छुपाए, फिर उसके बाद उन्होंने उनको ऑल्टरनेटिव रूट्स भी दे दिए, चाहे ग्वादर पोर्ट हो, कराची हो, चाहे लैंड रूट्स के 6 रूट्स हो। तो ये जो पाकिस्तान ने अपना मिक्स्ड रिस्पॉन्स दिखाया, तो वो बिल्कुल जानते हैं कि अगर वेस्ट में चाइना को, और रशिया से तो कोल्ड वॉर के बाद से इतना ज्यादा नहीं है, कोल्ड वॉर के अंत से चाइना को अगर कंट्रोल करना है तो आपको भारत को साथ लेके चलना होगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तहत ये भारत अब जो विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, और ये जो एक राइजिंग इकोनॉमी की तरह भारत है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जो अग्रसर है, तो इसको नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और चाइना को काउंटर करने के लिए भी +1 की तरह भी भारत ही का रोल उभर के आता है। ठीक है। इस पूरे सिनेरियो के बीच में पाकिस्तान फैक्टर और आतंकवाद फैक्टर को आप कैसे देखते हैं, और ट्रंप का इसको लेकर नजरिया और भारत का इसको लेकर स्टैंड? देखिए पूर्णिमा जी, पिछले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रंप ने खुद ने ट्वीट किया था उस समय कि पाकिस्तान एक बहुत दगाबाज देश है, हमने $4 बिलियन उनको दिए और उन्होंने हमें हर चीज के ऊपर धोखा दिया और उनका टेररिज्म में हर जगह इन्वॉल्वमेंट है। और उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये माना कि पाकिस्तान जो भी इंटरनेशनल टेररिज्म होता है वहाँ उसके फुटप्रिंट होते हैं। उसके बावजूद उन्होंने आसिम मुनीर को बुलाया, उसको लंच खिलाया और इनको अपने ईरान के जो इनके साथ मध्यस्थता करने के लिए उनको ऑथोराइज किया। ये एक बहुत बड़ी गलती मैं मानता हूँ अमेरिकन की तरफ से। वो एक पूरा का पूरा जो टेररिस्ट स्टेट है, जिसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और उनकी आर्मी और उनके पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट शामिल हैं, उसको इस तरह की जिम्मेदारी देना इनके लिए बहुत घातक है। और इनको पता लग जाएगा बड़ा शीघ्र ही कि ये डबल और ट्रिपल गेम खेलने वाले लोग हैं, ये अमेरिका के हित में काम नहीं करेंगे। ठीक है सर। डॉक्टर अजिताभ, क्या आपको लगता है कि ऊर्जा एक ऐसा मुद्दा है, एनर्जी एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों देशों के रिश्तों की बेहतरी के लिए एक नई धुरी बनकर उभरा है? क्योंकि वो संकट यूएस के लिए भी उतना ही है और भारत के लिए वो संभावित संकट उतना ही बड़ा हो सकता है। देखिए पूर्णिमा जी, ये यहीं पे यूएस की थोड़ी सी मैं गलती मानता हूँ उनकी नीतियों की। इंडिया के लिए बहुत जरूरी है एनर्जी का सिक्योरिटी, और यहाँ पे अमेरिका ने उसकी अनदेखी की है। आज अमेरिका एक्सपोर्टर है एनर्जी के मामले में बात करूं, बट भारत को जितनी ज़्यादा चुनौतियां अमेरिका ने दी है अपनी नीतियों की वजह से, आज उसका परिणाम हमारी इकोनॉमी पीछे जा रही है। इसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है। अमेरिका ने कई जगहों पे कितनी दरख्वास्त के बावजूद निराश किया हमें, और वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको अपनी पॉलिसी में झांकना होगा। और इंडिया के जितने भी कंसर्न हैं, आपने वेनेजुएला को हाथ में ले लिया। वेनेजुएला से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, हमने हमारी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया था वहां के ऑयल सेक्टर में, आपने उसको लेके जेब में रख लिया। ईरान में वही हुआ, रूस के साथ वही हुआ। तो कहीं का नहीं आप अगर छोड़ेंगे तो ऐसे में तो उसका रिएक्शन होगा। और यहां पे मुझे लगता है अमेरिका निश्चित रूप से एक उम्मीद है, और दोनों देशों के बहुत सारे कॉमनलिटी हैं उसको देखते हुए, और चाइना फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंडिया की एक अहम भूमिका है और उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है संजीव श्रीवास्तव साहब, क्योंकि आज की डेट में और जिस तरीके के सिनेरियोज बन रहे हैं, हर एक देश के लिए सिक्योरिटी बड़ा कंसर्न है, और ट्रंप का रवैया हमने देखा ही है। ऐसे में आपको लगता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में और जो चीन का रवैया रहा है, एक सिक्योरिटी भी ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसके लिए सबको चाहिए सिक्योरिटी, और क्वाड का मकसद हम वैसे भी जानते हैं, तो ये भी यूएस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है? बहुत ही अच्छा आपने सवाल उठाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और देखिए पूर्णिमा जी, भारत एक इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भी जाना जाता है।
आज का जो नया भारत है वो इंडो पैसिफिक रीजन की हमारी जो नीति है, इसको हम कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। कभी ये लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, लेकिन इसको अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको बदला है। और अब भारत इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने में, वहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट, इन अनइम्पीडेड कॉमर्स को करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसके मजबूती का पक्षधर है। और भारत अपने शिप्स की ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स को भी इंडो पैसिफिक रीजन में करता है। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज मालाबार सीरीज की जो एक्सरसाइज शुरू हुई थी, अब उसका स्वरूप भी क्वाड्रिलेटरल हो गया है। उसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो भारत का जो एक सिक्योरिटी इंपेरेटिव भारत के भी और अमेरिका के भी हैं और ऑस्ट्रेलिया जापान के भी हैं, साउथ चाइना सी के छोटे राष्ट्रों, ये सभी को ध्यान में रखते हुए सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में एक समन्वित स्ट्रेटजीज की आवश्यकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका इस बात को समझता है कि भारत एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भी एक बड़े पार्टनर के रूप में है। और ये भी एक कारण है कि जिसकी की वजह से भारत और अमेरिका की जो कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये लगातार सशक्त और मजबूत हो रही है और आगे भी ये होती रहेगी। ठीक है कर्नल गोपाल, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस से लेकर डिफेंस टेक ट्रांसफर और इंटेलिजेंस शेयरिंग, जाहिर है कि भारत अपनी भी सिक्योरिटी को लेकर काफी कंसर्न है और उसको हमेशा एनहांस कर रहा है। ये सारे समझौते होते हैं या इस पर बातचीत होती है या अमेरिका का साथ मिलता है, तो ये भारत के लिए कितनी विन विन सिचुएशन है? देखिए, भारत अपनी सिक्योरिटी के लिए तटबद्ध है और पूरा तरीके से अपनी सिक्योरिटी मुजम्मत रखता है। लेकिन इसके साथ में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे साथ में यानी चाइना, उसके अलावा आपका पाकिस्तान और कुछ हमारे अंदर जो है सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज करने, भारत के खिलाफ करने की कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। उस स्थिति में उनको सपोर्ट करना, यानी डीप स्टेट जो भारत के अंदर भी सपोर्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को अमेरिका को देखना होगा। दूसरा, पाकिस्तान जो आतंकवादी देश रहा है और आगे भी उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। उसमें उसके साथ मदद करना, उसके आसिम मुनीर को, उनके प्राइम मिनिस्टर को बुलाना, अब अपने यानी खाना खिलाना, ये ऑल काइंड ऑफ थिंग जो हो रही है वो शायद ठीक नहीं है और इससे हमारे रिश्तों में भी खटाक है। उसके अलावा जितने बार भी आप सामरिक मामले लें, हम उनमें हम अपने आत्मनिर्भर धीरे धीरे होते जा रहे हैं, चाहे वो शिप बिल्डिंग हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो या फाइटर जेट्स हो, या तो धीरे धीरे हम सामरिक रिश्तों में अपने को बढ़ाते जा रहे हैं और आगे विश्व में। लेकिन यहाँ एक ही बात कहूँगा, राह टेढ़ी है मगर चलना जरूरी है, अपने देश के लिए सब कुछ करना जरूरी है। इस मुद्दे को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल बिना किसी प्रेशर में आए। और ये भारत ने बार बार दिखाया कि भाई हम पर दबाव मत डालो, साथ में चलना है, बराबरी की कंडीशंस पे चलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, संतुलन बना के चलना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डॉक्टर अजिताभ, चीन को रोकने के लिए भारत का सबसे बड़ा दांव क्या है? क्योंकि चाइना ताइवान के इशू को लेकर कभी बैकआउट नहीं करेगा, ये ट्रम्प भी जानते हैं और ये सब जानते हैं, उनकी जिस तरीके का थॉट है या जो उनकी पॉलिसी है ताइवान को लेकर। फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो पाकिस्तान के साथ है। अब चीन का पाकिस्तान के साथ क्लोज होना, अमेरिका का बीच में पाकिस्तान के करीब जाना, भारत के साथ करीब आने की फिर कोशिश करना, लेकिन पाकिस्तान से तो पीछे नहीं जाएंगे ना। और चीन और अमेरिका के बीच में अगर कोई कॉमन पॉइंट है तो वो है पाकिस्तान। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी राष्ट्रपति ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में थोड़े ज्यादा ट्रांजैक्शनल हो गए हैं, मतलबी हो गए हैं और ये शायद थोड़ी मति भ्रष्ट हो गई है। उनको ये रियलाइजेशन होगा और चाइना फैक्टर बहुत बड़ा है अमेरिका के लिए और उसमें भारत का साथ उनकी मजबूरी भी है और उनकी एक तरह से कह लीजिए जरूरत भी है। भारत उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और जो एक डेमोक्रेसी फैक्टर है वो बहुत बड़ी चीज होती है, उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। मुझे लगता है चाइना की नकेल कसने में भारत जैसे डेमोक्रेटिक देशों का सहयोग और यूनाइटेड नेशन से लेके और क्वाड तक जो एक कॉम्बिनेशन है उसमें बहुत अच्छा एक हम साथ लेके चल सकते हैं और साथ दुनिया को एक नई राह, नई गति प्रदान कर सकते हैं। ठीक है प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, रशिया के साथ हमारे संबंध किसी से बताने की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ हमने बाकी देशों के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर ही रखा है। भारत की बदलती हुई वैश्विक भूमिका को इस समय हम कैसे देखें? और जाहिर है कि ट्रंप भी उसको मानते ही हैं, भले ही कभी कुछ कह के निकल जाएं या कभी धीमे से कह लें, कभी लाउड बोल लें, लेकिन जानते तो हैं ही ट्रंप।
देखिए बिल्कुल भारत की ये जो वैश्विक इस समय जो एक आर्थिक मजबूती है और वैश्विक जो मजबूती है सब कंट्रीज के साथ जो मल्टीलैटरल रिलेशंस हैं, इसी के चलते ट्रम्प को अपना स्टैंड बदलना पड़ा है। क्योंकि अगर हम देखें कि 87.3 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हमारे साथ जो एक्सपोर्ट्स जो हम करते हैं अमेरिका के साथ, वो हमारा स्टेबल रहा है टैरिफ्स के बावजूद। इनफैक्ट 0.9% का ग्रोथ हुआ है इन टैरिफ्स के चलते भी। और टैरिफ्स में बहुत जरूरी बात पूर्णिमा जी ये है कि पहले फरवरी में यूएस के कोर्ट ने ही पहले जो उनके इमरजेंसी टैरिफ्स लगे थे उनको क्वॉश किया, और फिर अभी हाल फिलहाल में वो जो 10% टैरिफ उन्होंने लगा दिए थे उसका भी धक्का अमेरिका को मिला है। और इसी बीच भारत क्या करता है, भारत मदर ऑफ ऑल डील्स कर लेता है यूरोप के साथ। और अभी हाल फिलहाल में हम आईएमएफ कॉरिडोर को भी स्ट्रेंथन करके आए हैं। तो जो आप बीआरआई का जिक्र कर रही थी उसके ऑल्टरनेटिव में ये आईएमएफ कॉरिडोर आएगा। यूरोप के साथ हमारे रिश्ते जो हैं, तो अभी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तहत भारत है ये सबके साथ चलता है, सबको साथ लेकर चलता है। तो ऐसे में ट्रंप भारत को इकोनॉमिकली बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इसीलिए वो बार बार एक पहल भी करते हैं। सर एक 20 सेकंड्स में गौरीशंकर गुप्ता साहब, बस एक बात आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, फिर उसके बाद चर्चा को मैं खत्म करूंगी। गौरीशंकर गुप्ता साहब, क्या अमेरिका स्थायी दोस्त नहीं है लेकिन सिर्फ स्थायी हित देख रहा है? अमेरिका को भारत के साथ स्थायी दोस्त बनने के लिए कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। ये बीच में दोस्त बनता है, फिर झटके दे देता है, फिर दोस्त बनता है। ये प्लो हॉट प्लो कोल्ड की नीति जो है वो उसको समझनी पड़ेगी। इससे भारतीय जनता का अमेरिका में विश्वास कम होता है। हमारे लेजिस्लेटर, हमारे वोटर्स, हमारी जनता इसको पसंद नहीं करती। तो इसके बारे में अमेरिका को सोचना पड़ेगा। ये कई बार हो चुका है, मेरे ख्याल से ये रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे दोनों बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच में संबंधों को अननेसेसरीली आघात पहुंचेगा। ठीक है सर, और एक बात भी तय है कि 21वीं सदी में जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भारत की पोजीशनिंग बहुत ज्यादा चेंज हुई है। अगर ट्रंप ये कर रहे हैं और उनकी कूटनीतिक मजबूरियां हैं, या वाकई में एक स्थायी तौर पर भारत के साथ वो संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में भी और क्लैरिटी मिलेगी। मार्को रूबियो क्या कहते हैं, क्या करते हैं भारत के साथ, क्या क्या पार्टनरशिप दोनों देशों की आगे बढ़ती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी।